जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का टॉप ऐसे 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा फ्रेंड, वो आपका मार्च महीना में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और ज्योग्राफी से बात करें फ्रेंड, तो ज्योग्राफी से आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है और 22 चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिए गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड, कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आज आपको बताना फ्रेंड, इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सैन्य भूगोल। जी हाँ, तो सैन्य भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी सी डी बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 में दिया गया कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ऑप्शन ए निर्वाचन भूगोल, बी पर्यटन भूगोल, सी है भौतिक भूगोल, या डी चिकित्सा भूगोल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये निर्वाचन भूगोल। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 में दिया गया कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। आज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। ऑप्शन ए संसाधन भूगोल, बी कृषि भूगोल, सी उद्योग भूगोल, या डी ऐतिहासिक भूगोल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो होगा ऐतिहासिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 में दिया गया फ्रेंड, जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। आज आपको बताना है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में जो फ्रेंड वो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो दोस्तों विश्व का 60% आबादी जो है वो सिर्फ विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में निवास करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 60%, ठीक है। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। अन्य आपको बताना फिर कोई भी देश है उसका वास्तविक धन क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी देश का जो वास्तविक धन होता है वहाँ का निवासी होते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा देश के निवासी, क्योंकि दोस्तों देश के निवासी जो होते हैं फ्रेंड वही लोग जो है वो देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा देश के निवासी, ठीक है। नेक्स्ट 6 में दिया, जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से कई बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। आपको बताना है ये जो कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ये जो कथन है ये किसका कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन है फ्रेंड वो जॉर्ज बी क्रेसी का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज बी क्रेसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी वीवीआई होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 में दिया है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, यानी वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन ये नदी घाटी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, नदी घाटी क्षेत्र में लोग रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या फिर मृदाएं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जलवायु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट 9 में दिए गए कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से मिट्टी वाले प्रदेशों में जो फ्रेंड वो अधिक लोग रहते हैं, अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मृदा फ्रेंड वो जलोढ़ मृदा यानी दोमट मिट्टी। तो क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मृदा जो होता है दोमट मिट्टी वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसके कारण वहाँ पे लोग काफी ज्यादा निवास करते हैं, वहाँ का जनसंख्या काफी अधिक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट 10 में दिए गए कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। आपको बताना है ये जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कौन सा अवस्था में जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। तो दोस्तों प्रथम अवस्था में जो फ्रेंड वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था, क्योंकि दोस्तों उस समय ना ही अच्छी फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी थी और ना ही अच्छा शिक्षा था। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है प्रथम अवस्था में लोग बहुत ही अधिक मात्रा में जन्म ले रहे थे और उतना ही अधिक मात्रा में लोगों का मृत्यु हो रहा था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रथम अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट 11 दिया गया कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में आते हैं। यानी दोस्तों कोई भी विकसित देश है या फिर विकसित राष्ट्र है वो जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में आएगा। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय अवस्था। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विकसित देश है या विकसित राष्ट्र हैं वो सभी जो देश हैं वो तृतीय अवस्था में आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 में दिया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। अन्य आपको ये प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लिंगानुपात। जी हाँ दोस्तों, लिंगानुपात का जो डिफिनेशन होता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट 13 में दिया है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है ना। आपको बताना इनमें से कौन जो है गुणात्मक परिवर्तन जिसका मूल्य सापेक्ष होता है, वृद्धि, विकास, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वृद्धि और विकास दोनों। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि और विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन का जो मूल्य है वो सापेक्ष होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 में दिया है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। आने बताना दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिसका जीवन प्रत्याशा वहाँ के लोग सबसे अधिक दिन तक जीते हैं, वो आपको बताना। दोस्तों ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत, या डी पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान का जो है वो जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जापान के जीवन प्रत्याशा की बात करें तो इसका जो है फ्रेंड वो 85 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु जो है फ्रेंड यहाँ का जो है यहाँ के लोगों का 85 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया। आने वाला जो मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता है इसका जो मूल रूप उपागम है इसको कौन सा संगठन ने प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जी तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 में दिया गया फ्रेंड कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। आपको इनमें से कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। तो दोस्तों श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका की राजधानी कहाँ फ्रेंड, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि हम देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 17 में देखिए कि किस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। कौन सा क्षेत्र में जो दोस्तों कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट 18 में देखिए कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। आपको इनमें से कौन सा जो आर्थिक क्रिया है वो मानव के लिए सबसे अधिक पुराना है। ऑप्शन ए कृषि, बी है भोजन संग्रहण एवं आखेटक, ऑप्शन सी में दिया उद्योग धंधे, या डी व्यापार। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन संग्रहण एवं आखेटक। जी हाँ दोस्तों, पहले के जो लोग होते थे वो भोजन संग्रहण करने के लिए आखेटक करते थे, संग्रह करते थे, जंगल में पशुओं को मारकर भोजन करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 में दिया गया कि जर्मनी के आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। आपको ये जर्मनी के आधुनिक भूगोल है वो कौन सी विचारधारा का विकास हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन ये प्राकृतिकवाद, ऑप्शन बी है नियतिवाद, ऑप्शन सी निश्चयवाद, या डी सभी। तो दोस्तों ये जो प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद और नियतिवाद ये तीनों एक ही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, ये जो है वो तीनों एक ही है, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिकवाद को कभी कभी नियतिवाद भी कहा जाता है और निश्चयवाद भी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए फ्रेंड ये जो नियतिवाद है या फिर प्राकृतिकवाद और निश्चयवाद इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जनक जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ये जो नियतिवाद इसका जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल के। ये कहाँ के निवासी थे फ्रेंड, तो ये जर्मन के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट 20 में दिया है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है। आने पता नहीं ये जो अर्धकुंडे है इसके लेखक कौन है। दोस्तों अर्धकुंडे के जो लेखक है वो कॉल रिटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल रिटर। ठीक है, नेक्स्ट 21 में दिया गया कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आने वाला ये संभववाद शब्द है इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहला बार जो है वो फैब्रिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें ये जो संभववाद है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो जनक है फ्रेंड वो विडाल डी ला ब्लास को कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी ला ब्लास को। ठीक है, कहाँ के ये विद्वान थे फ्रेंड, तो ये जो है वो फ्रांस के व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट 22 में दिया गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है। आने को ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इस सिद्धांत का संबंध है वो इनमें से किससे है। तो दोस्तों क्वेश्चन में 22 का जो राइट आंसर है वो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। जी चार्ल्स डार्विन से इनका संबंध है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डार्विन। कई बार चार्ल्स डार्विन लिखा रहेगा तो आपको पूरा समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट 23 में दिया है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक किन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो फ्रांसीसी भूगोलवाद का जनक जिन्हें संभववाद विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो कथन है फ्रेंड वो डी लाब्लास से संबंधित है। आदमी विडाल डी लाब्लास या फिर डी लाब्लास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्हें संभववाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 24 में दिया है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मन के किस विद्वान द्वारा किया गया था। आने पता है ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसकी शुरुआत है वो जर्मन के कौन सा विद्वान के द्वारा किया गया। तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड वो हमबोल्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। और ये जो हमबोल्ट है फ्रेंड वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो हमबोल्ट है फ्रेंड वो जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट 25 में दिया है जो कि काफी वीआई क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिया नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है। आपने पता नहीं ये जो ज्योग्राफिया नेचुरलिस्ट है फ्रेंड इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है फ्रेंड वो बर्नार्ड वारेनियस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वारेनियस या फिर बर्नार्ड वारेनियस। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इनका ये जो पुस्तक है ये कब आया था, तो 1650 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो और दोस्तों ये जो वारेनियस है इन्हें द्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्वैतवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वारेनियस। ठीक है,
नेक्स्ट 26 में दिया गया कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है। आपको ये जो आधुनिक भूगोल है इसका संस्थापक किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है फ्रेंड वो वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा हम्बोल्ट या फिर वान हम्बोल्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट 27 दिया गया कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल या फिर एलन सेम्पुल किस देश की थी। आने वाला है ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे जो कि एलन सेम्पुल, ये कौन सा देश की थी। तो दोस्तों ये अमेरिका की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों ये जो है फ्रेंड ये फ्रेडरी रेडजेल के शिष्य थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरी रेडजेल की शिष्य कौन थी, तो एलन सेम्पुल। ठीक है। नेक्स्ट 28 में दिया गया कि ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है। आपको ये जो ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो इरेटोस्थनीज है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। दोस्तों इन्होंने दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है। लेकिन 29 में दिया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है। अन्य क्वेश्चन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आबादी जो है वो भारत में निवास करते हैं। तो 17.7% आबादी जो है वो भारत में रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 17.7%। नेक्स्ट 30 में देखिए फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इस सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। आने वाला जो तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। तो ऑप्शन ये दक्षिणी अमेरिका, बी है यूरोप, सी है ऑस्ट्रेलिया या बी ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या सबसे कम है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात है तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो फ्रेंड वो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया ही। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और कितने कुल और महाद्वीपों की संख्या कितनी फ्रेंड, तो 60। ठीक है। नेक्स्ट 31 में दिया गया कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। पता नहीं जो अफ्रीका महाद्वीप है इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अधिक वहाँ का जनसंख्या है। तो ऑप्शन 31 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा नाइजीरिया। जी तो नाइजीरिया का जो जनसंख्या वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में देखिए फ्रेंड कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। आपको विषम जलवायु के कारण जो है वो सबसे कम जनसंख्या जो है यानी सबसे कम जनसंख्या कौन सा प्रदेश में लोग रहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विषवतीय क्षेत्र। क्यों दोस्तों विषवतीय क्षेत्र में जो वो काफी ज्यादा गर्मी होता है जिसके कारण वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के में करवा दिया हूँ और चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारा करवा दिया गया। तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 33 में देखिए कि जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में जो फ्रेंड वो जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो जनसंख्या विस्फोट जो हुआ था फ्रेंड वो द्वितीय अवस्था में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 34 में देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है ना। दोस्तों जनसंख्या जो वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा शीतोष्ण जलवायु। जी हाँ शीतोष्ण जलवायु में लोग काफी ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। आपको बताना ये प्रथम अवस्था था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या थी। तो उसकी प्रमुख विशेषता यह था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। क्योंकि दोस्तों प्रथम अवस्था में ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी और ना ही अच्छी मेडिकल सुविधा थी, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा जन्म लेते थे और काफी लोगों का मृत्यु होता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। ठीक है। नेक्स्ट 36 में दिया गया कि जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। आपको ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसको जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड जे थॉमसन या फिर थॉमसन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा थॉमसन। ठीक है। नेक्स्ट 37 में दिया गया कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड वो है घनत्व। जी दोस्तों कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या पर जनसंख्या घनत्व ही निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट 38 में ये कि आयुलिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। ये आयुलिंग पिरामिड है इससे जो है फ्रेंड और जनसंख्या की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। तो 38 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आयु संरचना और लिंग संरचना दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा ये और भी दोनों। ठीक है। ऑप्शन का और खा दोनों। नेक्स्ट 39 में देखिए कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। आपका ये जनसंख्या पिरामिड है इसके अनुसार बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों पुरुष जनसंख्या का अधिकता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पुरुष जनसंख्या का अधिकता। ठीक है। नेक्स्ट 40 में देखिए गया कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों
का समान होगा, समान प्रदर्शित होगा, तो उसे क्या बताता है? तो स्थिर जनसंख्या बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्थिर जनसंख्या। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। और दोस्तों इस तरह हर एक सब्जेक्ट यदि आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और हर एक चैप्टर का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया हूँ, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप लोग सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहूंगा। ठीक है।